ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में आज हम पुनः आपके सामने एक नया विषय लेकर के प्रस्तुत हुए हैं और हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से निरंतर ज्योतिष सीखते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे होंगे। तो आइए आज की वीडियो का शीर्षक, आज की वीडियो का विषय जान लेते हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो का शीर्षक, आज के वीडियो की हेडिंग, कुंडली में लौह पाया या पाद का फलादेश। जी हां, आज हम इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि लोहे के पाया में जिन जातकों का जन्म होता है उनके जीवन में कैसे कैसे शुभ या अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। लौह पाया को लोहे का पाया भी कहा जाता है। यह पाया बहुत अशुभ माना जाता है, जिसे एक दोष के रूप में भी माना जाता है। सर्वप्रथम हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि लौह या लोहे का पाया किस स्थिति में निर्मित होता है। इसके लिए हमें एक लग्न कुंडली चार्ट की आवश्यकता होगी। तो प्रस्तुत है एक लग्न कुंडली चार्ट। इसी के आधार पर हम सबसे पहले यह जानेंगे कि लौह पाया या लोहे का पाया किसी जातक के जीवन में कैसे निर्धारित किया जाना चाहिए, किसी की कुंडली में लौह का पाया कैसे बनता है। जब चंद्रमा लग्न कुंडली के चतुर्थ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में से किसी भी भाव में स्थित हों तो लौह या लोहे का पाया कहलाता है। अब हम लोहे के पाया का संपूर्ण फलादेश जानेंगे। जैसा कि आपको यहां तक तो ज्ञात हो चुका है कि लौह पाया अशुभ होता है। जब अशुभ होता है तो इससे शुभ परिणाम की तो आशा की ही नहीं जा सकती, इससे सदैव ही अशुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सामान्य दुष्प्रभाव कौन से होते हैं, इसके सामान्य दुष्परिणाम कौन से होते हैं, जो कि सभी लौह पाया वाले कुंडली धारकों को एक समान प्राप्त होता है। जितने भी लौह पाया वाले कुंडली धारक हैं उनमें जो सामान्य दुष्प्रभाव है यह लगभग दिखाई देगा ही देगा। लोहे के पाया वाले जातक का संपूर्ण जीवन संघर्षमय होता है। जिन भी जातकों का जन्म लोहे के पाया में होता है उनके जीवन में संघर्ष की कोई कमी नहीं होती है। हर क्षेत्र में उन्हें संघर्ष देखने को मिलेगा, चाहे वे पढ़ाई कर रहे हों, नौकरी कर रहे हों, वैवाहिक जीवन हो, घरेलू समस्याओं से घिरे रहेंगे, कोई न कोई संघर्ष उनके जीवन में बना ही रहेगा। लोहे के पाया में जन्मा हुआ जातक परिवार के लिए कष्टदायक होता है। जिस भी जातक का जन्म लोहे के पाये में हो जाता है वह जातक परिवार के लिए कष्टदायक होता है। उसके वहां उपस्थित होने पर परिवार में कोई न कोई कष्ट, कोई न कोई संकट बना रहता है। पिता के लिए भी कष्ट लेकर आता है। जब कोई जातक लोहे के पाया में जन्म लेता है तो वह जन्म के बाद पिता के लिए कोई न कोई कष्ट अवश्य लेकर के आता है। पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होती है। परिवार में कोई न कोई अप्रिय घटना होती रहती है। लोहे के पाया वाले जातकों के जन्म के बाद पारिवारिक स्थिति थोड़ी सी डगमगाने लगती है, कुछ न कुछ समस्याएं आने लगती हैं। परिवार में कोई न कोई अप्रिय घटना होती रहती है। वह अप्रिय घटना कुछ भी हो सकती है। परिवार के सदस्यों के मध्य कोई न कोई समस्या आती ही रहती है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है और वह लोहे के पाये में जन्म ले तो उस परिवार के सभी सदस्यों के बीच कोई न कोई समस्या आती रहती है। परिवार का कोई व्यक्ति बीमार ही रहेगा, या तो आपसी मतभेद, आपसी झगड़े अवश्य होंगे, परिवार शांत नहीं रह पाएगा। एक समस्या किसी तरह खत्म होती है कि दूसरी समस्या आ जाती है और यह बात सिर्फ जातक के ऊपर ही लागू होती है। जातक के जीवन में सदैव समस्याएं बनी रहती हैं। एक समस्या किसी तरह से निपटारा हुआ और दूसरी समस्या सामने आकर के खड़ी हो जाती है और उन समस्याओं से जूझते हुए वह जीवन भर परेशान रहता है और उसे परेशान देख करके घर वाले भी उसके साथ परेशान रहते हैं। जातक जब स्वयं अपना भाग्य संवारने का प्रयास कर रहा होता है तब भी समस्याएं पीछा नहीं छोड़ती हैं। जातक जब एक उम्र के बाद आने के बाद अपना भाग्य संवारने का प्रयास कर रहा होता है, किसी काम धाम के बारे में सोचता है, कोई व्यवसाय, कोई नौकरी के बारे में सोचने लगता है, तब भी उसके सामने कोई न कोई समस्याएं आ जाती हैं, जिससे उसका कोई कार्य क्षेत्र हो, कोई भाग्योदय की बात हो, उसमें कोई न कोई बाधा उत्पन्न होने लगती है। समस्याएं उसके जीवन में बनी रहती हैं।
कोई भी कार्य एक बार में या बिना परेशानी के नहीं हो पाता है। जातक जब भी कोई काम करना चाहेगा उसमें बार बार कोई ना कोई रुकावट आएगा। हो सकता है एक ही काम को बार बार करना पड़े तब जा कर के उसमें सफलता प्राप्त हो। यह भी हो सकता है कि एक ही बार में कोई काम सफल हो गया लेकिन उस सफलता के पीछे कई परेशानियां आ चुकी होंगी तब जा कर के वह काम सफल हो पा रहा है। इसलिए जब भी जातक कोई काम करेगा तो एक बार में संभव नहीं होगा। यदि संभव भी हुआ तो उसमें कई परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ करके वह सफलता प्राप्त करेगा। व्यवसाय की दृष्टिकोण से भी यह पाया अशुभ होता है। व्यवसाय में नुकसान झेलना पड़ सकता है। आर्थिक हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि पूरी तरह से देखें तो कार्य व्यवसाय के लिए लौह का पाया बहुत ही अशुभ माना जाता है। सामान्य दुष्परिणाम के बाद अब हम लौह पाया का कुछ विशिष्ट दुष्परिणाम देखेंगे जो कि कुंडली में चंद्रमा की उपस्थिति के अनुसार पर सभी लौह पाया धारकों के ऊपर अलग अलग तरीके से निर्धारित होता है। उसका परिणाम सभी जातकों के ऊपर अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। चतुर्थ भाव में चंद्र की उपस्थिति। जब किसी जातक की कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्र उपस्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को भूमि, भवन, वाहन का अभाव एवं माता से संबंध खराब होता है। चंद्रमा की दृष्टि दशम भाव पर। जब किसी जातक की कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा उपस्थित होते हैं तो उनकी सातवीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है। चंद्रमा की यह दृष्टि जातक के कार्य क्षेत्र में बाधक होता है। पिता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं। अष्टम भाव पर चंद्र की उपस्थिति। जब किसी जातक की कुंडली में अष्टम भाव पर चंद्र उपस्थित होते हैं तो चंद्रमा की यह उपस्थिति जातक के आयु को छीड़ करता है। जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट को भोगना पड़ सकता है। कोई असाध्य रोग, पेट के निचले हिस्से की बीमारी, गूदा रोग, गुप्तांगों की बीमारी हो सकती है। पुरातत्विक लाभ से वंचित रह सकता है। ससुराल पक्ष से सहयोग प्राप्त नहीं होगा। चंद्रमा की दृष्टि द्वितीय भाव पर। जब किसी जातक की कुंडली में अष्टम भाव पर चंद्रदेव बैठे हों तो उनकी सातवीं दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है। चंद्रमा के इस दृष्टि के प्रभाव से जातक धनार्जन में असमर्थ होगा। कुटुंब, परिवार एवं पड़ोसियों से संबंध खराब रहेंगे। द्वादश भाव में चंद्र की उपस्थिति। जब किसी जातक की कुंडली के द्वादश भाव में चंद्र उपस्थित होते हैं तो चंद्रमा की यह उपस्थिति जातक के जीवन में अस्पताल के खर्चे, हानि, बर्बादी, कारावास, जेल यात्रा, षड्यंत्र, दरिद्रता, पाप, नुकसान, गुप्त शत्रु, बदनामी, भोग विलास एवं निंदक विषयों की वृद्धि करता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात होती है कि यह पाया जातक को विदेश ले जाने में सहयोग करता है जो कि अभी वर्तमान युवा वर्ग के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। चंद्रमा की दृष्टि षष्ठम भाव पर। जब किसी जातक की कुंडली के द्वादश भाव पर चंद्रदेव बैठे हों तो उनकी सातवीं दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ती है और चंद्रमा की यह दृष्टि जातक के जीवन में रोग, ऋण, शत्रु, कमर, आंत या गुर्दे की बीमारी, शल्य चिकित्सा, शोक, चिंता, दुख, झगड़ा, मुकदमा, जानवर और पानी से भय एवं व्यसन अर्थात नशा जैसी स्थितियों में वृद्धि करता है। लौह पाया के दुष्परिणाम के बाद अब हम लौह पाया वाले जातक का स्वभाव भी जानेंगे। इनका स्वभाव भी कुछ अलग होता है। लौह पाया वाला व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति का होता है। कोई भी काम तुरंत और तेजी से करना पसंद नहीं करता है। किसी भी काम में वह टाल मटोल करते हुए आगे बढ़ाता जाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उसका सिद्धांत इस तरह का होता है। चालाक किस्म का इंसान होता है। लौह पाया वाला जातक सदैव अपनी चालाकी में रहता है। यदि वह कहीं काम कर रहा है, उसके साथ 2-4 लोग और काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी वो जी चुराने का प्रयास करेगा, अपनी चालाकी से किनारे खिसकने का प्रयास करेगा और वह सोचता रहता है कि मुझे काम न करना पड़े और काम कोई और करके दे दे और मेरा नाम हो जाए। इस चालाकी में सदैव बना रहता है। बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं होता है। यही कारण है कि ये कब जन्मे और कब मर गए इसका कोई पता नहीं चलता है। जातक का व्यक्तित्व आप देखें तो वे शिथिल होते हैं। कुछ जातकों को आप देखेंगे कि किसी भीड़ में भी खड़े हो गए तो उनका व्यक्तित्व अलग दिखता है, वे अलग ही पहचान बना करके रखते हैं। लेकिन लौह पाया वाले जातकों में यह गुण नहीं होता है। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं होता है, इसलिए इनके बारे में कोई जान भी नहीं पाता है। ये कब आए दुनिया में और कब चले गए कोई पता नहीं। इनके घर परिवार वाले ही बस इन्हें जान पाते हैं या तो इनके बिल्कुल करीबी लोग इन्हें जान पाते हैं।
जातक ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन वर्तमान समय में यह बिंदु लागू नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा की नीतियों में आए बदलाव के कारण लगभग सभी लोग पढ़ लिख लिए हैं और साक्षर हो गए हैं। इसे इस बात पर देखा जा सकता है कि जातक पढ़ लिख तो लिया है, डिग्री भी हासिल कर लिया है, लेकिन उसके अंदर वह योग्यता नहीं होती है जो योग्यता उस डिग्री के अनुसार पर होनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में भी परेशानी आती है। इसका मुख्य कारण इनकी अकर्मण्यता तथा आलसीपन होता है। ये आलसी होते हैं, अकर्मण्य होते हैं, कोई काम धाम नहीं करना चाहते हैं और अपने आलसपन के कारण ये अपने पारिवारिक जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, आवश्यकता की सामग्रियां हैं, उन्हें जुटा नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में इनके वैवाहिक जीवन में भी परेशानी आने लगती है। जातक शराब पीने का शौकीन होता है, अर्थात इन्हें कोई न कोई नशे की लत जरूर होती है। जातक यदि शराब नहीं पीता है तो कोई न कोई नशा अवश्य ही करेगा। निम्न वर्ग के लोगों से इनकी मित्रता होती है। आप लौह पाया वाले जातकों को देखेंगे तो इनकी मित्रता ऐसे लोगों से होती है जो इनके स्वयं से निम्न वर्ग के लोग होते हैं। व्यवसाय में भी नैतिकता का अभाव देखा गया है। लौह पाया वाले जातक यदि कोई व्यवसाय भी करते हैं तो इनके अंदर नैतिकता या ईमानदारी का अभाव होता है। सदैव अपने व्यवसाय के साथ भी कोई न कोई बेईमानी करते हैं या तो ग्राहक के साथ ही कोई न कोई बेईमानी करने लगते हैं। इनका मन जुआ, लॉटरी, सट्टा आदि क्षेत्र में अधिक लगता है। ये सीधे रास्ते में कोई काम करना नहीं चाहते हैं, सदैव उटपटांग रास्ता अपनाते हैं। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शराब सब कुछ ये अपनाने लगते हैं। दूसरों को लड़ाकर खुद मजा लेने वाले लोग भी अधिकतर इसी पाए वाले देखे गए हैं। लौह पाया वाले जातकों के अंदर एक बहुत ही खराब आदत होता है कि ये दो व्यक्तियों को आपस में लड़ा देते हैं। पहले व्यक्ति के पास गए तो दूसरे की बुराई कर दिए और दूसरे के पास गए तो पहले की बुराई कर दिए और वे दोनों आपस में लड़ने लगे। और यह लड़ाई झगड़ा देख करके लौह पाया वाले जातक अपने आप के अंदर प्रसन्नता महसूस करते हैं। यह बहुत ही खराब आदत होती है। दया भावना की कमी होती है, हिंसात्मक प्रवृत्ति होती है। लौह पाया वाले जातकों के अंदर दया भावना बहुत ही कम होती है। इनका स्वभाव दयालु बिल्कुल भी नहीं होता है और इनका स्वभाव क्रूर, आक्रामक या हिंसात्मक प्रवृत्ति वाला होता है। ऐसे लोग अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात कर सकते हैं। जो भी लौह पाया वाले जातक होते हैं वे दूसरों को तो धोखा देते ही हैं, दूसरों के साथ तो विश्वासघात करते ही हैं, अपने लोगों के साथ भी विश्वासघात करने में पीछे नहीं हटते हैं। लौह पाया का दुष्प्रभाव अधिकता में कब प्राप्त होगा? जब किसी जातक की कुंडली में लौह पाया बन रहा हो और चंद्रमा मारक हो, नीच राशिस्थ हो, पाप कर्तरी दोष में हो या केम द्रुम दोष से पीड़ित हो तो लौह पाया का दुष्प्रभाव अधिकता में प्राप्त होता है। लौह पाया का सामान्य दुष्परिणाम तो जीवन में सदैव बना रहता है, लेकिन एक ऐसा भी समय आता है जब लौह पाया के दुष्प्रभाव में, दुष्परिणामों में वृद्धि होने लगती है। वह भी आपको जानना आवश्यक है कि लौह पाया के दुष्प्रभावों में, दुष्परिणामों में अधिकता कब होती है? जब चंद्र की कोई भी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा, इनमें से कोई भी दशा चल रही होती है तो लौह पाया का दुष्परिणाम अधिक प्राप्त होता है। इसके दुष्प्रभावों में वृद्धि हो जाती है। इनके अलावा एक विशेष स्थिति भी बनती है। गोचर में जब शनि चंद्रमा स्थित राशि पर भ्रमण करते रहेंगे और यदि शनि कुंडली में मारक हों तो ऐसी स्थिति में विष दोष का निर्माण हो जाता है। फलस्वरूप इस कालखंड में लौह पाया के दुष्प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी। लौह पाया के दुष्प्रभाव में कमी कब होगी? कई बार यह भी देखा जाता है कि किसी जातक की कुंडली में लौह पाया तो बन रहा है, लेकिन लौह पाया का कोई भी दुष्परिणाम जातक के जीवन पर दिखाई नहीं दे रहा है। लौह पाया अशुभ होकर के भी अपनी अशुभता जातक के जीवन पर नहीं दिखा पा रहा है। वह कौन सी स्थिति होती है जब लौह पाया अपनी अशुभता नहीं दिखा पाता है? चंद्रमा योग कारक, मूल त्रिकोण राशिस्थ या उच्च राशिस्थ हो। जब किसी जातक की कुंडली में लौह पाया बन रहा हो लेकिन चंद्रमा योग कारक हो, मूल त्रिकोण राशिस्थ हो, उच्च राशिस्थ हो और प्रबल हो, ऐसी स्थिति में लौह पाया भंग हो जाता है और लौह पाया का कोई भी दुष्परिणाम जीवन पर दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा के मारक या नीच राशिस्थ होने की स्थिति में चंद्रमा निर्बल हो, सूर्य से अस्त हो। जब किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा मारक होते हैं या नीच राशिस्थ होते हैं तो उनके द्वारा अशुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं
और जब चंद्रमा मारक या नीच राशिस्थ होने के कारण अशुभ प्रभाव देने वाले हो गए तो चंद्रमा के द्वारा बनने वाला लौह पाया भी अपने दुष्परिणामों में वृद्धि करने लगता है। लेकिन कई बार यह भी देखा जाता है कि चंद्रमा मारक हैं या नीच राशिस्थ हैं, लेकिन उसके बाद भी लौह पाया का कोई भी दुष्परिणाम जीवन पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो वह कौन सी स्थिति होती है? पहली स्थिति तो यह होती है कि चंद्रमा मारक या नीच राशिस्थ होकर के भी अत्यंत निर्बल हैं, अंशात्मक रूप से वे कमजोर हैं, 1 अंश या 2 अंश पर हैं, या तो अंतिम स्थिति में 28 से लेकर के 29.59 अंश पर हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रमा में कोई भी परिणाम, चाहे शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो, कोई भी परिणाम देने की शक्ति ही नहीं रह जाती है और लौह पाया भंग हो जाता है। और दूसरी स्थिति यह बनती है कि चंद्रमा यदि मारक हो, नीच राशिस्थ हो, लेकिन सूर्य से अस्त हो जाए तो वह कुंडली के लिए अस्तित्वहीन हो जाते हैं, और जब कुंडली के लिए अस्तित्वहीन हो गए तो उनका कोई भी परिणाम जीवन पर दिखाई नहीं देगा, और ऐसी स्थिति में लौह का पाया भंग हो जाता है और लौह के पाया का कोई भी दुष्परिणाम जीवन पर दिखाई नहीं देता है। उपाय: जब किसी जातक की कुंडली में लौह पाया बन गया होता है और उसके दुष्प्रभाव अधिकता में दिखाई देने लगते हैं तो कुछ उपायों के माध्यम से लौह पाया की अशुभता, लौह पाया के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। लौह पाया के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए जो उपाय होते हैं उन्हें हम क्रमशः 3 श्रेणी में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रथम श्रेणी में, यदि चंद्रमा शुभ होकर चतुर्थ भाव में स्थित हो लेकिन निर्बल, सूर्य से अस्त, पाप कर्तरी दोष या केमद्रुम दोष से पीड़ित हों, ऐसी स्थिति में चंद्रमा का रत्न धारण करें। चंद्रमा का रत्न होता है मोती। श्वेत वस्त्र धारण करें। आप जो भी वस्त्र धारण करते हैं उसमें कोई न कोई वस्त्र सफेद रंग का अवश्य धारण करें, अर्थात अपने जीवन में श्वेत वस्त्र की प्रधानता रखें। श्वेत खाद्य पदार्थों का अधिकता में सेवन करें, जैसे कि चावल, दूध, मूली, दही, माठा, दूध से बने हुए अन्य पदार्थ जो श्वेत रंग में दिखाई दें और आपको प्रिय लगे उन्हें अधिकता में सेवन करें। द्वितीय श्रेणी में, यदि चंद्रमा मारक हो या नीच राशिस्थ हो, ऐसी स्थिति में चंद्रमा का दान करें। चंद्रमा के दान के रूप में चांदी, दही, दूध, चावल, चीनी, श्वेत वस्त्र, ये सारी सामग्रियां शुक्ल पक्ष के सोमवार को दिन में चंद्रमा की उपस्थिति में दान करें। और दान भी ऐसे व्यक्ति को करें जो आपके द्वारा दिए हुए दान सामग्री का उपभोग करे। यदि वह उस सामग्री का उपभोग नहीं करता है तो आपको कोई भी पुण्य लाभ प्राप्त नहीं होगा। सोमवार और पूर्णिमा के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए गाय के कच्चा दूध से शिव जी का अभिषेक करें, अर्थात शिव जी के ऊपर गाय का कच्चा दूध अर्पित करें, क्योंकि दूध चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्रमा शिव जी के माथे पर विराजित हैं। तीसरी श्रेणी का उपाय: तीसरी श्रेणी का जो उपाय है आप चंद्रमा के किसी भी स्थिति में होने पर कर सकते हैं। यदि चंद्रमा शुभ होकर के निर्बल हों, सूर्य से अस्त हों, पाप कर्तरी दोष या केमद्रुम दोष से पीड़ित हों, इसके अलावा यदि चंद्रमा मारक हों या नीच राशिस्थ हों, किसी भी स्थिति में चंद्रदेव हों, आप इन उपायों को कर सकते हैं। लेकिन प्रथम और द्वितीय श्रेणी का जो उपाय है उसे करने के लिए आपको सोच समझ करके करना होगा, क्योंकि वे उपाय किसी विशेष स्थिति में ही किए जा सकते हैं। उन उपायों को करने के लिए आप किसी योग्य ज्योतिष आचार्य से संपर्क करें, उसके बाद ही इन उपायों को करें। लेकिन जो तीसरी श्रेणी का उपाय है इसे करने के लिए आपको किसी आचार्य से, किसी ज्योतिष आचार्य से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इन उपायों को बेझिझक कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि तीसरी श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से उपाय निर्धारित किए गए हैं। चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का प्रतिदिन 1 माला अर्थात 108 बार जाप करें। शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन 1 माला अर्थात 108 बार जाप करें। चांदी जड़ित 2 मुखी रुद्राक्ष एवं चांदी निर्मित चंद्रमा का लॉकेट गले में धारण करें। लोहे का छल्ला अर्थात लोहे की अंगूठी हाथ के मध्यमा अंगुली में धारण करें। यदि पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में और महिला हैं तो बाएं हाथ में धारण करें। इसके धारण से पारिवारिक कलह दूर होगा, घर के मतभेद दूर होंगे तथा रुके हुए कार्य शीघ्र ही चलने लगेंगे। शनिवार को छाया पात्र का दान शनि मंदिर में करें। अब आप सोच रहे होंगे छाया पात्र क्या है? किसी भी लोहे के बर्तन में आप सरसों तेल भर दीजिए, उसमें आईने की तरह अपना मुख देखिए, उसे ले जाकर के शनि मंदिर में दान कर दीजिए। यही छाया पात्र दान होता है, लेकिन इसे सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। काली मिर्च का सेवन अधिकता में करें। दशरथ कृत
शनि स्तोत्र का नियमित पाठ करें या सुनें। यदि आप स्वयं पाठ करते हैं तो उसका लाभ आपके जीवन पर अधिक मिलता है, लेकिन यदि आपको उच्चारण में गलती हो रही है, आप पाठ करने में असमर्थ हैं, यदि आपकी आवाज़ शुद्ध नहीं निकल पाती है, आप हकलाते हों, तो आप इसे सुन करके भी लाभ ले सकते हैं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ मेरे चैनल पर उपलब्ध है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहां से आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ सुन भी सकते हैं। अब अंत में लौह पाया के दुष्प्रभाव को कम करने का सबसे अचूक और अमोघ उपाय बताने जा रहे हैं। लौह पाया के दोष निवारण हेतु आप अपने ही वजन का लोहा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें, या तो अपने ही वजन का लोहे का बर्तन किसी अनाथ आश्रम या संस्था में दान करके आएं। इस तरह से लौह पाया का संपूर्ण फलादेश समाप्त होता है। और इसके पहले के तीनों पाए क्रमशः रजत अर्थात चांदी का पाया, ताम्र अर्थात तांबे का पाया, स्वर्ण अर्थात सोने का पाया, इन तीनों पायों का संपूर्ण फलादेश हमारे चैनल पर उपलब्ध है। उसे देख करके आप तीनों पायों के बारे में संपूर्ण फलादेश जान सकते हैं। उनका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहां से आप उन वीडियो को देख करके संपूर्ण फलादेश जान सकते हैं। और हम अपने चैनल के पुराने दर्शकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, लेकिन हम अपने चैनल के नए दर्शकों को, जो हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं, तो उनसे अनुरोध है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब हमारे द्वारा इस तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो और आप ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकें, ज्योतिष सीख सकें। साथ ही आपसे एक और भी अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक लोग प्राप्त कर सकें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता है। और इस ज्ञान रूपी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे इस ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लोग प्राप्त कर सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं ज्योतिष के किसी अन्य टॉपिक के साथ अगले वीडियो पर। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।